नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। राम मंदिर पे ऐतिहासिक फैसले के बाद दिन भर शांति बनी रही और दोनों पक्ष की तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक में जो सबक और सीख दी थी, उसके मद्देनज़र किसी नेता ने उल्टी सीधी बयानबाजी नहीं की और सब तरफ से शांति की खबर है। बहुत अच्छी बात है। बाद में उन्होंने शाम को देश को संबोधित भी किया, लेकिन उसी सत्ता के गलियारे से, उसी पार्टी के गलियारे से ऐसी खबरें आ रही हैं कि राम मंदिर के बाद अब पीओके और कॉमन सिविल कोड विद पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट की बारी है। और ये बातें सिर्फ हवा में नहीं हैं। जो खबरें मिल रही है उसके मुताबिक सबसे पहले राम मंदिर को एग्जीक्यूट किया जाएगा, ज़मीन पे उतारा जाएगा, और उससे पहले पीओके और कॉमन सिविल कोड, पीओके वाला तो अभी बाद का थोड़ा सा प्लान है, कॉमन सिविल कोड के साथ पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट, इसकी तैयारी चल रही है। और यदि शीतकालीन सत्र में बहस के लिए इसको पेश कर दिया जाए तो इससे बड़ी बात नहीं समझिएगा, क्योंकि कॉमन सिविल कोड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी कई बार बोल चुका है सरकार से। तो इस पे बहस हो सकती है। हो सकता है कि इसको टालना पड़े। ये भी हो सकता है कि ये सहमति बने राजनीतिक दलों के बीच में कि पहले समाज के बीच में, लोगों के बीच में इसको कॉमन सिविल कोड को लेकर के बहस कराई जाए। ये भी सहमति बन सकती है। वैसे संविधान निर्माण के समय भी इस बात का जिक्र आया था और जो है इस पे बहस हुई थी। जो संविधान के निर्माता थे वो चाहते थे कि इसको बनाया जाए, लेकिन कहते हैं कि लास्ट में पंडित जवाहरलाल नेहरू पीछे हट गए थे किन्हीं वजहों से। कोई राजनीतिक मजबूरी रही होगी, हम उसमें नहीं जाना चाहते, लेकिन अब वक्त आ गया है। संघ भी इस बात को बोल चुका है और भी कई लोग इस बात को बोल चुके हैं, कॉमन सिविल कोड की ज़रूरत है। एक चीज़। दूसरी चीज़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बोल चुके हैं कि देश के पॉपुलेशन को कंट्रोल करना ज़रूरी है। अदरवाइज जितना भी अब विकास की यात्रा और उसके पथ पे दौड़ेंगे वो ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित होगा। नौकरियां हैं नहीं, रोजगार है नहीं, फिर देश तरक्की कैसे करेगा? वही पॉपुलेशन, वही आबादी एक बर्डन बन जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सबसे पहले कि राम मंदिर को कब एग्जीक्यूट किया जाएगा, कब ज़मीन पे उतारा जाएगा। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि 3 महीने में ट्रस्ट बना करके और जो है आप उस पर काम कीजिए, तो माना ये जा रहा है कि ट्रस्ट के गठन और ट्रस्टी बनाने से लेकर के उसका जो आप कह सकते हैं कि उद्घाटन कार्यक्रम, क्योंकि शिलान्यास तो हो चुका है, उद्घाटन कार्यक्रम जो है बहुत जल्दी रखा जा सकता है। और टारगेट ये रहेगा कि 2022 में जो यूपी का चुनाव है, दो बातें आ रही हैं कि 2022 में यूपी का चुनाव है और उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन में जो रिजल्ट आया उसमें जो समाजवादी पार्टी है उसने बसपा और बीजेपी से एक सीटें छीनी थी और 3 पे पहुंच गई थी। तो यानी कि बीजेपी के बाद नेक्स्ट जो है समाजवादी पार्टी आ रही है और माना यह जा रहा है कि मायावती कमज़ोर हुई हैं और मुस्लिम और पिछड़ों का वोट उसके पास फिर से आने लगा है। तो बीजेपी ये कोशिश करेगी कि योगी सरकार पे अगेन पावर में आने के लिए कोई खतरा न मंडरा है, इसलिए क्यों न राम मंदिर का यूपी चुनाव से पहले लोकार्पण कर दिया जाए। और जो इसके आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने पूरा प्लान तैयार किए हैं, उनका मानना है कि 250 से 3 साल इसको राम मंदिर को बनाने में लगेगा। तो अभी जो है यूपी का जो चुनाव है ठीक 2.5 साल दूर है। ये भी हो सकता है कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, थोड़ा बहुत फिनिशिंग वर्क रह जाएगा तो भी बीच में लोकार्पण कर दे, क्योंकि यदि योगी जी को फिर से सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाना है तो ऐसा कोई हथियार चाहिए जो एकदम जा कर के सटीक बैठे, लोगों की भावनाओं को मोड़ सके और नाराज़गी है उसको दूर कर सके। तो 1989 और 91 के दौर को याद करेंगे तो राम मंदिर के आंदोलन के रथ पे सवार होकर के बीजेपी, पहले तो मुलायम सिंह यादव 89 में मुख्यमंत्री बने और 91 में कल्याण सिंह इसी राम मंदिर के रथ पे सवार होकर के बने थे। और उसके बाद जो है विवादित ढांचा शहीद हुआ था और फिर जो है वो सत्ता में बीजेपी लंबे समय तक नहीं आई थी, और यदि कभी सत्ता में आई भी तो वो किसी न किसी गठबंधन के साथ। लिहाजा उत्तर प्रदेश सरकार को वो सिक्योर करने की कोशिश करेगी इस राम मंदिर के माध्यम से। दूसरी संभावना जो बन रही है कि यदि किसी वजह से ये सटीक नहीं बैठ पाया, जैसा कि डेटों को लेकर के कौन कौन से डेट हो सकते हैं हमने अलग से आपसे चर्चा की थी। एक संभावना ये है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और 2020 में नवंबर दिसंबर 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव है। तो उससे पहले इसका उद्घाटन कार्यक्रम रख दिया जाए, यानी कि मंदिर बनना शुरू हो जाए बिहार चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव से पहले उसका लोकार्पण हो जाए और ठीक वैसे ही भव्य समारोह किया जाए जैसे सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के बाद किया गया था।
ये दो रणनीति हो सकती है। और जो इसमें ज़्यादा सच्चाई के नज़दीक और हकीकत के नज़दीक लग रही है उसमें यूपी सरकार वाला है, क्योंकि लोगों का मानना है कि यूपी सरकार अगली बार फंसेगी, तो उसके मद्देनज़र उनकी नैया, उनकी बैतरणी पार लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है दूसरा, यानी कि कॉमन सिविल कोड, पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट के साथ, इसमें कोई सरकार को बहुत बड़ी बाधा नहीं है। कैबिनेट में चर्चा के बाद इसको रख सकती है, इसको लेकर हंगामा भी हो सकता है, सुझाव आ सकते हैं इसमें। चूँकि सुप्रीम कोर्ट कई बार बोल चुका है, इसलिए इसमें सरकार को कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। जो इससे भी इन सबसे दिक्कत वाली बात है वो है पीओके पे कब्जा। बीजेपी के नेता या केंद्रीय मंत्री यूं ही नहीं पीओके करते रहते हैं। जो गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बयान दिया था और कहा था कि हम जो है कश्मीर के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, पीओके भी हमारा है, जिस दृढ़ता के साथ कहा था, तो मोदी सरकार को ये लग रहा है कि पीओके हमें हासिल कर लेना चाहिए। जो इस समय पाकिस्तान सरकार की स्थिति है उसके मद्देनज़र पीओके हासिल करने में उन्हें लग रहा है कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं आएगी। बड़ी बाधा यदि आएगी तो चीन की तरफ से हो सकती है, भारत के लिए तो बहुत बड़ी बाधा नहीं हो सकती। तो अब चीन से कैसे निपटेगा, अमेरिका का कैसे सहयोग लेगा, ये सब रणनीति का पार्ट है, स्ट्रेटजी का पार्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने बीजेपी और मोदी सरकार की ये तैयारी चल रही है। फिलहाल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि हमें सबको संतुलित होकर के और भाईचारा और न्यू इंडिया का निर्माण करना चाहिए। और सुबह उन्होंने ट्वीट किया था, किसी को जीत किसी को हार, यानी कि मंदिर पे फैसले के मद्देनज़र इसको इस रूप में नहीं लेना चाहिए। अब नया भारत बन रहा है, विकास के रास्ते पे, आपसी सद्भाव के रास्ते पे। फिर उन्होंने बर्लिन की दीवार का उदाहरण दिया था कि इसी 9 नवंबर को टूटी थी वो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा माहौल होना भी चाहिए। लेकिन क्या बाद के दिनों में वो पैकेजिंग और मार्केटिंग नहीं करेंगे? क्या इन फैसलों का श्रेय नहीं लिया जाएगा? यदि चुनाव जीतना है तो बीजेपी को पिछले चुनाव यानी कि 2019 का लोकसभा जो चुनाव हुआ है उसमें समझ में आ गया है कि यदि बालाकोट नहीं होता तो चुनाव जीतना मुश्किल हो जाता। ठीक इसी तरह से यदि योगी सरकार की नैया पार लगानी है तो मंदिर चाहिए, और यदि अगली बार 2024 में मोदी सरकार को नैया पार लगानी है, यानी कि एक बार फिर से सत्ता में आना है। और खुद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में बोल चुके हैं, गुलाम नबी आज़ाद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि आप जो है परेशान मत होइए, जो जिन मुद्दों को लेकर के, कुछ पुराने मुद्दों को लेकर के, मनरेगा वगैरह को लेकर के चर्चा हो रही थी। अगली बार जो है चुनाव से पहले बहुत सारे नए मुद्दे होंगे, हम इन मुद्दों पर फिर से चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। वो इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि ये इतने बड़े बड़े मुद्दे सामने आने वाले हैं, ये हमारी तैयारी है। और आपने गौर किया होगा कि मोदी सरकार दोबारा सत्ता में आने के बाद 100 दिन के अंदर जो फैसले किए, और अभी यदि 30 मई से लेकर के और आज तक काउंट करेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये कुल 6 महीने हो रहे हैं, वो भी 5 महीने हो रहे हैं। और इस 5 महीने में जिस तरीके से उन्होंने फैसले किए हैं, यानी कि 370 का खात्मा, और अब सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर पर फैसला, और इसी बीच में 3 तलाक का खात्मा, ये 3 इतने बड़े डिसीजन है। वो वजीफा देना, किसानों को पेंशन देना, मजदूरों को पेंशन देना, वो सब छोड़ दीजिए। तो ये भावनात्मक रूप से 3 इतने बड़े मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं मतदाताओं को, देश के लोगों को प्रभावित करता है। और पीओके के मामले में यदि ये उसमें भी सक्सेस रहते हैं तो इस मामले में भारत जो है बहुत ही, देश के लोग बहुत ही सेंटिमेंटल है। तो इनकी तैयारी कुछ इस तरह की चल रही है। सिर्फ हम इतना बताना चाह रहे थे कि इस फैसले के बाद अब किन अगले बड़े निर्णयों के बारे की तरफ जो है सरकार बढ़ने वाली है और बीजेपी बढ़ने वाली है, और उसका किस तरीके से माइलेज लेगी, ये है पूरी परिस्थितियाँ। परेश रावल ने ट्वीट भी किया है, वो बीजेपी के पुराने सांसद रहे हैं, इस बार तो चुनाव नहीं लड़े थे, तो वो सर्किल में उनकी उठ बैठ है। तो जो उन्होंने पीओके को लेकर के और कॉमन सिविल कोड को लेकर के जो ट्वीट किया है वो यूं ही नहीं किया है, और भी बहुत सारी सर्किल से इस तरह की बातें आती रही है। देखते हैं और कौन कौन से बीजेपी और मोदी सरकार डिसीजन लेती है, और डिसीजन लेने के बाद उसको किस तरीके से ज़मीन पे उतारती है और फिर चुनाव मैदान में उसका लाभ उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो झारखंड में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें इसकी अग्नि परीक्षा हो जाएगी। इससे पहले सोनिया गांधी ने जो रामलीला मैदान में मीटिंग बुलाई थी उस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया है। और इसके पहले एक बात और बता दूं कि कश्मीर में जिस तरीके से कांग्रेस के हाथ जले, यानी कि वो अपना नीति डिसाइड नहीं कर पाई कि इस पे स्टैंड क्या लेना है, उसका उसे नुकसान हुआ। बाद में उसने ये स्टैंड लिया कि हम फैसले के खिलाफ नहीं है, प्रक्रिया के खिलाफ हैं, उससे उसको नुकसान हो चुका था। लिहाजा इस फैसले के आने से पहले पार्टी की एक बैठक हुई थी और उसमें तय किया गया था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा उसका स्वागत होना चाहिए। और उसी के मद्देनज़र माना ये जा रहा है कि ये रैली कैंसिल की गई है, क्योंकि उसे ये लग रहा है कि रैली में तो पॉलिटिकल बातें होंगी, ये मुद्दा नहीं उठेगा तो फिर कौन सा मुद्दा उठेगा। और
और यदि इस मुद्दे पे कुछ बोलते हैं तो उसका जो है बैकफायर भी हो सकता है। झारखंड में चुनाव है तो बीजेपी झारखंड चुनाव में से भुनाने की कोशिश करेंगी, पॉलिटिकल पार्टी है, करना भी चाहिए। कांग्रेस जो है किसी तरह से लाभ लेने की कोशिश करेगी। 5 साल तक जो बीजेपी सत्ता में रही है वो जो है उसको उसकी कमियां गिनाएगी। अब देखते हैं कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन कितना बड़ा खिलाड़ी साबित होता है और कौन बाजीगर साबित हो सकता है। देखते हैं, जो भी अपडेट मिलेगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।